हेलो दोस्तों। इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीगल ड्राफ्टिंग। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको तारुफ करवाऊंगा कि ये सब्जेक्ट है क्या। ठीक है। वैसे इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है। और इसके तीन हिस्से हैं। नंबर वन कन्वेंसिंग, उसके बाद प्लेडिंग और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इन तीनों हिस्सों से सवालात आएंगे और ये तीनों पार्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ लीगल ड्राफ्टिंग। अब लीगल ड्राफ्टिंग का क्या मतलब है, या लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट्स को लिखना। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जब जो आप अदालत में पेश कर सकते हैं, जिसको अदालत तस्लीम करती है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत होती है, उसको हम बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप ड्राफ्ट लिखते हैं इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर, तो वो आपको आना चाहिए। वो एक स्किल है, वो चीज़ सीखी जाती है। ठीक है। हमें बचपन से इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो हमें ना कंपोजिशन लिखना जो है ना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है ऐसे किस तरह लिखना है, आपने पैराग्राफ किस तरह लिखना है, किस सवाल का आंसर किस तरह देना है। तो वो जो इंग्लिश में चीज़ें हम लिखते हैं वही ड्राफ्टिंग होती है। लेकिन जब वही ड्राफ्टिंग हम कानून के लिए करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, हम तो उसको बोलते हैं लीगल ड्राफ्टिंग। सो एक अच्छा जो वकील वो होता है जिसकी लीगल ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। और लीगल ड्राफ्टिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक मुश्किल काम है। मुश्किल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इसके ऊपर काम नहीं करते। बस वो जाते हैं, जनाब ठीक है, किसी दुकान पे जाते हैं, कंपोजिशन वाले के पास जाते हैं, उसको जनाब ज़ुबानी बताते हैं कि यार मेरा ये केस है। वो जो लड़का होता है जो उनसे कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो इंग्लिश उसकी अच्छी होती है, उसको कंपोजिंग आती है, वो जनाब मिनट में वो सारा लिख के उसको दे देगा। बल्कि उनके पास तो फॉर्मेट बने पड़े होते हैं, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत इंग्लिश फैक्ट्स वगैरह चेंज करके उसको दे देते हैं। सो लीगल ड्राफ्टिंग बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप कामयाब वकील बनना चाहते हैं, कामयाब जज बनना चाहते हैं और एक अच्छे आप जो है ना टीचर बनना चाहते हैं लीगल एजुकेशन के अंदर, तो भाई आपकी लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर एक कमांड होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए आपको हर वक्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है इंग्लिश के अंदर। अब जैसे सीएसएस है ना दोस्तों, या आईसीएस है या पीएमएस है या पीसीएस है, उसमें सबसे ज़्यादा वही बच्चा कामयाब होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है। इंग्लिश से मुराद जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, जो अच्छे से ऐसे लिखता है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना आता है ना, तो भाई आपके लिए ये दुनिया है। आपको दुनिया में कोई भी काम कामयाब जो है ना रोक नाकाम या कामयाब करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप कोई चीज़ इंग्लिश में अच्छे से बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो तभी जो है ना चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर इंग्लिश बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो लीगल उनकी ड्राफ्टिंग होती है या सिंपल ड्राफ्टिंग है वो बड़ी वीक होती है। सो उसके ऊपर आपको बड़ा काम करना पड़ता है। ठीक है। सो लीगल ड्राफ्टिंग में अब कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसी कौन सी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लिखते हैं। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, हम जब कोई माहिदा करते हैं, तो उसको लिखा जाता है ना इंग्लिश के अंदर या उर्दू में या किसी और लैंग्वेज के अंदर। तो वो उसका जो लिखना है वो एक पूरी का पूरी एक सीखना पड़ता है आपको। उसकी एक स्किल है, उसका एक तरीक़ेकार है कि किस तरह लिखा जाता है। ठीक है? तो वो फिर आपने उस तरह लिख के आपने अदालत में पेश करना है या आपने अपने पास रखना है। ठीक है? ये नहीं है कि बस अपनी जिस तरह व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं करते, हाय ब्रो व्हाट्सएप ये वो वगैरह, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता। उसके अंदर प्रॉपर जुमले होते हैं, उनकी उसकी अपनी एक वोकैब्युलरी होती है, वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो विल है, जो ट्रस्ट है, जो लेजिस्लेशन होती है, जो कानून साज़ी होती है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनता है, तो उसकी एक अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक मुख्तलिफ़ किस्म की वोकैब्युलरी यूज़ की जाती है, जो कानूनी जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज, कानूनी ज़ुबान के अंदर लिखा जाता है। सो उसको लिखना, ड्राफ्ट करना एक ये पूरी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। इसीलिए ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि जब आप वकील बन जाएँ, पूरे और अच्छे वकील बन जाएँ, तो आपको लीगल ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। जब लीगल ड्राफ्टिंग आएगी तो आप अदालत में जाके अपना केस फाइल करेंगे, अदालत में जाके डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है। सो ये एक चीज़ है। तो ये है, इसका मतलब है लीगल ड्राफ्टिंग। उसके बाद अब ये लीगल ड्राफ्टिंग क्यों ज़रूरी है भाई? सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी जब ड्राफ्टिंग होती है ना, तो आपको पता होता है कि आप अदालत में क्या दरख्वास्त या क्या क्या डॉक्यूमेंट देने जा रहे हो। ठीक है। आमतौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं, वर्बली डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उधर ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब जैसे मैं फ़्लो में बात कर रहा होता हूँ, बहुत सारे अल्फ़ाज़ मेरे गलत मुँह से निकल जाते हैं, उनकी प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं होती और आप कहते हैं पता नहीं सर ने क्या बोला है।
है, लेकिन ठीक है यार, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो रिटन में वो चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए। तो रिटन में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो क्लियर होती है, आसान होती है। दूसरा ये है कि जब आप लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को फिर इन्फोर्स भी किया जाता है। ठीक है? उसको इन्फोर्स अब यानी कि अदालत उसको इन्फोर्स करवा सकती है। आपने एक नोटिस आप नोटिस अदालत निकालती है, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अदालत कोई रिटन जजमेंट देती है, हुक्मनामा देती है, ठीक है? तो ये एक उनके वो आप उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जनाब इससे आपके जो है ना राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। आपको ये दरख़्वास्त लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपके राइट्स लिखे जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपके इंटरेस्ट लिखे जाते हैं। आप मैं अगर अदालत में कोई दरख़्वास्त देता हूँ कि फ़लाँ बंदा मुझे बड़ा तंग करता है, परेशान करता है, ज़रा मेहरबानी करके उसे कहें कि मुझे परेशान ना करे। वो जब आप अदालत में वर्बल बोलोगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन जब आप वो उसको डॉक्यूमेंट्स की फ़ॉर्म में रिटन में लेके जाओगे तो फिर उसकी बड़ी अहमियत होगी। इसका मतलब है कि आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। और दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये क्लियर और कंसाइज़ होते हैं, इससे आपका वक़्त भी बचता है और पैसा भी बचता है, ठीक है ना? मतलब आप जो रिटन में इतनी सारी जो चीज़ें दोगे, सॉरी, जब आप वर्बली इतना बताओगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक्सप्लेन करोगे, ये हुआ, वो आप रिटन में लेके जाओ, 2-3 पेजेज़ के अंदर सारा कुछ आप वकवा लिखेंगे और अदालत बैठ के उसको पढ़ेगी तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। सो रिटन में लिखना, देखिए ना, पढ़ने का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि आपको कुछ लिखना आए, और लिखने के लिए फिर आपको उसकी आदत डाली जाती है, प्रैक्टिस की जा रहा है। जब हम बचपन में हम क्यों हमसे लिखवाया जाता था? हमें स्कूल में सबसे पहला जो काम कराया जाता था, वो कराया जाता था रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। सो राइटिंग का मतलब ही यही है ताकि ये आगे आगे आपको काम आती है लाइफ के अंदर। हर चीज़ आजकल लिखी जाती है डॉक्यूमेंट्स में, हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं तो लिख के करते हैं ना दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लीगल ड्राफ्टिंग की ये बहुत अहमियत है। उसके बाद अब इसके अंदर क्या-क्या स्किल्स चाहिए? भई एक तो आपके पास लीगल नॉलेज होनी चाहिए, कि कानूनी नॉलेज, आप अगर आपको कानून की समझ होगी तो तभी आप जो है ना लीगल ड्राफ्टिंग करेंगे। अब उसमें कानून है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है उसका पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी लॉ का पता होना चाहिए। अगर आप कोई किसी को डिवोर्स दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, तो उससे मुतल्लिका जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है ना, अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग आप चाहते हैं कि मेरी अच्छी हो, तो सबसे पहले तो आपको कानून का पता होना चाहिए। जब कानून का पता होगा तभी आप उस दरखास्त में कानून का एग्जाम्पल देंगे, लिखेंगे ना कि फ़लाँ शेख फ़लाँ कानून के तहत मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर जो प्रोसीजर रूल्स होते हैं, कि क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है? और कौन से चीज़ जो रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो किया जाता है, वो आपने उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा केस लॉस का भी आपको पता होना चाहिए। जब आप लीगल डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें आपने अदालती फ़ैसलों की आप रेफ़रेंस देते हैं। तो वो अदालती जो फ़ैसले हैं जिनको हम केस लॉस कहते हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए, तभी होगा तो तभी आप वो रेफ़र करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे, तो उससे फिर क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक वज़न पड़ता है, ठीक है? हम अक्सर जब देखते हैं लोग ना अदालतों में जाके दरख़्वास्त देते हैं तो वो कानून का भी रेफ़रेंस देते हैं, अदालती फ़ैसलों का रेफ़रेंस देते हैं, और वो पूरा पूरा एक प्रोसीजर जो कानूनी प्रोसीजर होता है ड्राफ्टिंग का, उसको फ़ॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जो राइटिंग से रिलेटेड हैं, यानी कि आपका जो फ्लो ऑफ आपका जो रिटन है, जो वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो आप जो जुमले लिख रहे हैं वो बड़े क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है लिखने का, पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ, उसके बाद क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीक़ेकार है, वो आपको ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ों को आपने यानी कि वो डिटेल को जो है ना वो उसका फ़ोकस रखना है। अगर आपने कहीं पे नंबर्स लिखे हैं तो आपने 2 लिखने थे, कहीं न ये ना हो जाए कि 2 की जगह 20 लिख दिए, क्योंकि 0 है वो आगे पीछे हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों का आपने नोट करना है, कॉमा और फुल स्टॉप का आपने देखना है, ठीक है ना? कहीं पे नो नहीं लिखा हुआ तो नॉट लिख दिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो आपने उसके ऊपर अटेंशन देनी है। और दूसरा ये कि आपको ड्राफ्टिंग के तरीक़ेकार कुछ टेक्निक्स होती हैं, लिखने का एक अंदाज़ होता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे राइटर्स हैं, लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, सिंधी के अंदर, पंजाबी के अंदर, तो सबकी अपनी-अपनी एक्सप्रेशन होते हैं, सबकी अपनी अपना अंदाज़े बयाँ होता है। तो ये टेक्निक्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? कि किस तरह मैंने एक ड्राफ्ट लिखना है। बहुत सारे वकील हैं उनकी ड्राफ्टिंग बहुत ही कमाल की होती है, और कुछ ऐसे वकील होते हैं बड़ी मीडियोकर किस्म की इंग्लिश लिखी होती है, थक्कल किस्म की इंग्लिश होती है, ठीक है? सो ये टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल स्किल्स हैं, यानी रिसर्च आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर आप ड्राफ्टिंग लिखेंगे
कोई यानी लीगल डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करना आपको आना चाहिए कि यार इस वक्त मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या रेफरेंस देना है, ये सारा कुछ। इसके अलावा आपको एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं मतलब मुझे सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए, इश्यूज़ को किस तरह मैंने यानी बताना है, सॉल्यूशन को मैंने किस तरह देना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदाज़े बयान जो है ना, जो आप रिटन में लिख रहे हैं, उसका बड़ी कमाल होना चाहिए, ताकि जो बंदा पढ़े तो बस पढ़ता रहे। ऐसे लगे जैसे कोई आपने लव लेटर लिखा है, जैसे यानी इतना प्यारा फ्लो होना चाहिए कि अगला कहे कि यार क्या कमाल लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश की बात नहीं हो रही। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने वाली हो। बंदा पढ़े तो उसको एन्जॉय करे। ये नहीं कि शेक्सपियर के आपने यहाँ पे शेरो और शायरी करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल सादा इंग्लिश, लेकिन हाँ, जो लीगल वर्ड्स हैं वही यूज़ करने हैं। ये जो है ना, वो आजकल जो फैंसी लैंग्वेज नहीं होती जो हम व्हाट्सएप पे और वो मूवीज़ में सोच रहे होते हैं, या वो व्हाट्सएप ब्रो, ये इस तरह का कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की आपको पता होने चाहिए। आप अगर आपने कंप्यूटर पे ड्राफ्टिंग करनी है तो आपको वर्ड का पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह लिखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी एडिटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह वर्ड्स को इंसर्ट किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। पेपर साइज़ क्या रखना है, ये सारा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ प्लीडिंग। यार प्लीडिंग का मतलब होता है फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स। जब आप अदालत में कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, हम उसको बोलते हैं प्लीडिंग, ठीक है। आप अदालत में आपने कोई दरखास्त दी, हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ये प्लीडिंग है। तो प्लीडिंग का मतलब है जब दरखास्त, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अदालत में लेके जाते हैं, चाहे वो किसी की शिकायत लगाते हैं या अपना जवाब जमा कराते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्लीडिंग, ठीक है। यानी ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो अदालत आपसे मांगती है। अदालत कहती है भाई मुझे मिसाल, मैं अदालत जाता हूँ, अदालत को कहता हूँ कि सर फलां शख्स ने मेरी गाड़ी जो है ना वो चोरी कर ली है, ये किया, मुझे मारा पीटा भी है और ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी मेरे से छीन के लेके गए, मतलब ठीक है ना। तो अदालत कहेगी चलो ठीक है यार, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट तो ले आओ, लिख के ले आओ ना दरखास्त। वो जो लिख के ले आऊँगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीडिंग। क्योंकि अदालत जो है ना, उसको उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो अपने रिकॉर्ड के लिए तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो कहेगी भाई मुझे लिख के दो। तो जो लिख के देंगे वो एक वो जो चीज़ होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीडिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है जो अगले बंदे के खिलाफ आपने शिकायत लगाई है, तो वो बंदा आके अदालत में कहेगा सर ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो अदालत फिर उसको बोलेगी भाई लिख के ले आओ। तो वो जो अपना जवाब जमा करेगा वो भी रिटन में लेके आएगा। तो यानी कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम अदालत में जमा कराते हैं, जो किसी भी मुकदमे को शुरू करने के लिए जो शुरू में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और बाद में भी दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लीडिंग, ठीक है। ये जो प्लीडिंग होती है, इसमें आप अपना क्लेम लिखते हैं, अपना दावा लिखते हैं कि भाई मेरा ये मसला है, मैं ये क्लेम करता हूँ, मुझे ये हक नहीं दिया जा रहा। और जो दूसरा लफ्ज़ शख्स होता है डिफेंडेंट, वो अपना यानी कि डिफेंड करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है। आपको आपके साथ कोई मसला हुआ, चोरी हुई, किसी का मर्डर हुआ, कोई एलिगेशंस हैं, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, ये सब चीज़ें आप रिटन में लेके जाते हैं ना अदालत, तभी आपका केस शुरू करता है होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अब 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सबसे होता है प्लेंट। प्लेंट का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप अदालत में जाके जाते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, या क्लेम करते हैं। मिसाल के तौर पर फलाँ शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वो आप जब अदालत में लेके जाएँगे तो भई उसने एक प्लेंट फ़ाइल किया है, जिसको लॉ सूट भी कहते हैं। क्या है? यार वो फलाँ मैंने उसमें क्लेम किया है कि फलाँ मेरी वो प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी पे उस बंदे ने कब्ज़ा किया है। ठीक है? उसके बाद दूसरी इसकी टाइप होती है रिटन स्टेटमेंट। अब जिसके खिलाफ आपने शिकायत लगाई तो वो अदालत में भी एक रिटन डॉक्यूमेंट लेके आएगा और अपना वर्जन देगा, अपना दिफा करेगा, ठीक है ना? उसको हम क्या बोलेंगे, रिटन स्टेटमेंट। उसमें वो एक किस्म का जवाब देता है कि भाई मैंने ऐसा कोई नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो मेरी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बंदा जो है ना मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा था, तो वो प्रॉपर्टी मैंने उससे छीन ली है। ठीक है? तो ये जो है ना, ये जना प्लीडिंग के कुछ हिस्से हैं। वैसे तो और भी बड़े इसके यानी कि टाइप्स हैं, लेकिन जो बुनियादी टाइप्स हमारे यहाँ सिविल केसेस में पाए जाते हैं वो बुनियादी तौर पे 2 हैं। नंबर 1 प्लेंट और उसके बाद है रिटन स्टेटमेंट। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ कन्विंसिंग। अब कन्विंसिंग क्या होता है? यार ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसके अंदर एक शख्स की प्रॉपर्टी दूसरे शख्स को दी जाती है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, जो मिल्कियत है, वो जब अपना टाइटल है, लीगल राइट है, वो जब किसी और शख्स को ट्रांसफ़र करते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं कन्विंसिंग।
ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देना चाहता हूँ। अब वो प्रॉपर्टी तो मतलब नीचे से ज़मीन से काट कर के तो नहीं ले जाएगा ना, वो प्रॉपर्टी तो अपनी जगह पे मौजूद होगी ना, वो घर तो अपनी जगह पे मौजूद होगा ना, लेकिन उसको हम एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए ना ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि क्या होता है, हम सेल कर रहे होते हैं, सेल डीड बनाते हैं कि भई ये मेरी प्रॉपर्टी थी, आज के बाद मैं फलाँ बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और रिटर्न में मैं उससे इतने पैसे ले रहा हूँ, दोनों दस्तखत करते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट रिटन के अंदर आप कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रियल में वो उधर ही पड़ी होती हैं, ठीक है? तो इसके अलावा कोई और भी चीज़ जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे होते हैं, तो आप रिटन में लिखते हैं। जो रिटन में जो चीज़ लिखी जाती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंसिंग, ठीक है? अब ये जब आप लिखते हैं ना, प्रोसेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी का टाइटल देते हैं, मिसाल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नंबर क्या है, वो सारा कुछ। फिर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, उसके बाद उसको रजिस्टर करवाते हैं जिसको आपने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि भाई ये मैंने प्रॉपर्टी फलां बंदे को ट्रांसफ़र की थी। ठीक है जी। अच्छा, जब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे सेल डीड है, आपने सेल करते हैं, या गिफ्ट किसी डीड ऑफ गिफ्ट हो गया, या लीज़ हो गया, या मॉर्गेज हो गया, या पार्टीशन डीड हो गया, या ट्रस्ट डीड हो गया, या वक़्फ़ वक़्फ़ हो गया, विल हो गया। ये सारे जो डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, इन सारे जो चीज़ें, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं ना दोस्तों। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, और उसका उसका अपना राइट जो है ना प्रॉपर्टी को एन्जॉय करने का, वो ख़त्म करके किसी और के हवाले करते हो। ठीक है जी। सो ये भी हमारे इस जो सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अच्छा जी, उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन? यार, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को समझाना या समझना, या उसको इंटरप्रेट करना कि यार मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन करना। और फिर लफ्ज़ स्टैच्यू का मतलब क्या है? स्टैच्यूट का मतलब है कोई भी ऐसा कानून जो आपकी पार्लियामेंट ने, यानी जिसको हम वैसे आमतौर पे लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, जब वो कोई कानून बनाती है, यानी सिंपल, जब आपकी कोई हुकूमत कानून बनाती है, आपकी रियासत कानून बनाती है, तो आपके मुल्क और रियासत में जो कानून बनाता है वो कौन सा इदारा होता है? पार्लियामेंट होता है ना। तो पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट बोलते हैं, ठीक है? सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कि जो कवानीन बनाए गए हैं, रिटन में जो लॉज हैं ना, उनको समझना और एक्सप्लेन करना। देखें दोस्तों, बहुत सारी ना कानून होते हैं, वो उनकी अपनी अपनी ना एक इंटरप्रिटेशन होती है। मतलब एक इंग्लिश में कोई जुमला लिखा हुआ है, एक बंदा उसकी दूसरी मीनिंग निकालता है, तीसरा बंदा उसकी तीसरी मीनिंग निकालता है। तो उनको एक्सप्लेन करना, उनको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 63 है ना, उसके ऊपर बड़ा परेशानी थी। कोई लोग कहते हैं इसका ये मतलब है, कोई लोग कहते हैं इसका ये मतलब है। तो कुछ साल पहले वो जो एक हमारे साबिक प्रेसिडेंट थे ना, क्या कहना, आरिफ अलवी साहब, उसने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी थी कि भाईजान ये इसकी इंटरप्रिटेशन करें, इसका क्या मतलब है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो इसीलिए जो कानून होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कानून की समझ नहीं आ रही और उसकी इंटरप्रिटेशन करना, तो ये इंटरप्रिटेशन कौन करते हैं? ज़्यादातर जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, और हमारे यहाँ तो जो सुपीरियर अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है? अब उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल लें, ये एक ख़याली केस है, स्मिथ वर्सेस पार्क बोर्ड। अब ठीक है, एक लोकल एक कानून बना था, रेगुलेशन का, एक रियासत ने बनाया। उन्होंने देखा कि भाई इस पार्क के अंदर ना, या इस जो बाग के अंदर ना, कोई भी जो है ना व्हीकल वो अलाउड नहीं है। ठीक है? लेकिन जो जॉन स्मिथ साहब थे ना, वो जनाब उस पार्क के अंदर बाईसाइकिल लेके आके घूमते फिरे, और उनको जनाब उन्होंने फाइन कर दिया। अब वो जनाब जो है ना, वो जो जॉन साहब है, जॉन स्मिथ है, उसने कहा यार भाई, आपने लिखा हुआ है कि नो व्हीकल्स इज़ अलाउड, यानी आपने व्हीकल का ज़िक्र किया है, तो मेरी बाईसाइकिल तो, मैं तो बाईसाइकिल है, पता नहीं ये गाड़ी वाली कैटेगरी में आती है कि नहीं आती। तो ये इशू हो गया, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई यहाँ पे जो इन्होंने कानून में लिखा हुआ था नो व्हीकल्स, यानी तो अब व्हीकल की जो इंटरप्रिटेशन है, का वो इशू आ गया। स्मिथ साहब कहता है कि इसमें बाईसाइकिल नहीं आती। वो पार्क वाले बंदे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो बाईसाइकिल भी आती है। खैर, ये लोग अदालत चले गए, तो अदालत ने फिर जो व्हीकल की जो डेफिनेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन की। अदालत ने कहा जो डिक्शनरी में जो व्हीकल की डेफिनेशन है ना, उसमें जो बाईसाइकिल है, जो टू व्हील है, वो भी आती है। तो इसीलिए तो जॉन की जो बात है वो गलत है। जो रियासत की, जो वहाँ की जो हुकूमत है, जिन्होंने ये कानून बनाया है, जिन्होंने लफ्ज़ व्हीकल लिखा, वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए जॉन को भाई क्या होगा, ये इसको फ़ाइन लगेगा।
तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन का इशू आया। एक कानून था, उसके अंदर एक वर्ड था, उसमें जॉन स्मिथ की अपनी इंटरप्रिटेशन थी और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी या जिन्होंने कानून बनाया उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। तो उसको जनाब वो दोनों कहाँ गए, अदालत गए, अदालत ने उसको इंटरप्रेट किया, यानी उसको एक्सप्लेन किया, आपको समझाया कि इस वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। तो जॉन समझ रहा था कि भाई यहाँ पे तो व्हीकल का मतलब आमतौर पे क्या होता है, यही गाड़ी होगी या जो है ना बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, मतलब 4 व्हील्स वाली कोई भी गाड़ी होगी, कोई मेहरान होगी, अल्टो होगी, खैबर होगी, ये होगा, वो होगा, जीएलआई होगी, ठीक है ना, सिटी हो गई, ये गाड़ी होगी, इस तरह का उसने एग्ज़ाम्पल लगाया। लेकिन हुकूमत ने कहा, जिन्होंने कानून बनाया, कि भई व्हीकल से मुराद यहाँ पे वो भी है, यानी साइकिल भी उस कैटेगरी में आती है। तो जनाब ये अदालत के पास गए, तो अदालत ने उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझाया, एक्सप्लेन किया कि भाई व्हीकल का मतलब यहाँ पे बाईसाइकिल भी, यानी बाईसाइकिल भी व्हीकल होती है और गाड़ी जो होती है 4 व्हील वाली वो भी बाईसाइकिल, वो भी व्हीकल ही होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो ये भी हम जनाब इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो दोस्तों ये था मेरा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन आपके सब्जेक्ट के बारे में, जिसके मतलब आप लोग बहुत परेशान हो, यानी लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसके 3 हिस्से होंगे, कन्विंसिंग, प्लेडिंग्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी तो इसके जो अहम टॉपिक है हम वो कवर करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अच्छे बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, सर फलां टॉपिक भी रह गया, वो भी रह गया। यार मेरा जो प्राइमरी जो मकसद है ना बच्चों, वो ये है दोस्तों कि आपके जो अहम टॉपिक हैं वो कवर हो जाएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक आसानी पैदा करता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं, पूरा सिलेबस उठा के मेरे सामने रखते हैं कि भाई सर ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि यार आप लोगों की इतनी मैं मदद करूँ ताकि आपके जो पेपर हैं वो आसान और ईज़ी हो जाएँ, आपको आपकी तैयारी में मैं हेल्प करूँ, ठीक है। इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी भी वीडियोज़ बनाता हूँ। अब अगर एक-एक सब्जेक्ट के मैं सारा सिलेबस करवाऊँ, उसके तो 30-40 टॉपिक होंगे, तो बाकी सब्जेक्ट को कौन मैं देखेगा? सो कुछ सब्जेक्ट, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप खुद भी कर लिया करो, जो सिंपल और सादा होते हैं। जो अहम टॉपिक हैं वो मैं इंशाल्लाह करवा दूँगा, वो ता मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ कुछ जो है ना वो आप भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें, बाकी जो मुझसे होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।